मैं विजय विजय कृष्ण साहब आपसे एक चीज पूछ लूं, जो शीतल जी ने बात कही, गिरोह कमोबेश सब लोग गिरोह में बदलते जा रहे हैं। और मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लूं, उत्तर प्रदेश की बात इसलिए कर लूं कि अखिलेश जी ने जब जिस तरह से सत्ता पे कब्जा किया, वो कोई हैंडिंग ओवर नहीं था मुलायम सिंह जी की तरफ से, जैसे बाकी सब जगह हम देखते हैं हैंडिंग ओवर होता है परिवार में भी। इन्होंने थोड़ा, जो मतलब औरंगजेब के लिए कहा जाता है ना कि उन्होंने अपने पिताजी को कैद में डाल के और सत्ता हथियाई, उसके आसपास की चीज यहां पे भी की गई थी। तो इसको भी आप देख रहे हैं कि नहीं? मतलब ये आंतरिक लोकतंत्र तो किसी पार्टी में नहीं है, तो ये लोग लोकतंत्र के रक्षक बने हुए हैं। विजय जी। जी जी आनंद भाई, मैं शीतल सिंह जी की बात को ही आगे बढ़ाता हूं, जो उन्होंने कहा कि पहले एक आइडियोलॉजी पे राजनीतिक दल हुआ करते थे। मतलब किसी भी राजनीतिक दल की स्थापना तो आइडियोलॉजिकल बेस्ड होती है। और आज़ादी के बाद अगर हमारे देश में आप देखें तो तीन तरह की विचारधारा प्राय चल रही थी। गांधी की विचारधारा थी, एक कम्युनिस्टों की विचारधारा थी और एक आरएसएस की विचारधारा थी। तो जो यहाँ सोशलिस्ट मूवमेंट के लीडर्स थे और कांग्रेस का, उनके में देखिए तो वो दोनों ही गांधीयन विचारधारा के प्रति अपना वो कमिटमेंट था कि हम भी गांधीयन विचारधारा है। और बाद में आपने देखा होगा आनंद भाई, आप तो इसके गवाह होंगे कि लेटर स्टेज में चल के बहुत सारे सोशलिस्ट नेताओं का, जिसमें नारायण दत्त तिवारी वगैरह थे, उनका कांग्रेस में मर्जर भी हुआ उनका। तो वो एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट था। अब जो सबसे बड़ी बात है, जिधर आपने ध्यान आकृष्ट किया, कि आज के समय में अब सत्ता अभीष्ट हो गई। अब आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट का कोई जगह नहीं रहा। मैं एक आपको एग्जाम्पल दूं जिसका मैं प्रत्यक्ष गवाह रहा हूं, जिसको मैंने कवर भी किया है। आपको ध्यान होगा आनंद भाई कि पंडित कमलापति त्रिपाठी जी, जो इतने बड़े लीडर थे उत्तर प्रदेश के कभी, तो उनका एक आखिरी समय में चल के राजीव गांधी जी से कुछ काफ़ी मतभेद हुए थे, आपको ध्यान होगा, जिसमें बहुत सारे पत्र व्यवहार हुए थे। तो कई लोग उनके पास अपोजिशन के लीडर्स भी आए कि अब आप हम लोगों के साथ चलिए और ये है वो। तो उन्होंने कहा कि अपमान सह सकता हूं, कांग्रेस नहीं छोड़ सकता। कांग्रेस मेरे लिए उसी तरह है जैसे मेरे लिए हिंदू धर्म है। और कांग्रेस को देश ने सेकुलरिज्म का गार्जियन बनाया है। जिस दिन कांग्रेस कमजोर होगी उस दिन देश कमजोर होगा। तो मैं स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी हूं, मैं देश को कमजोर करने के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता। अब इस तरह का कमिटमेंट कहां से आएगा? ये कोई, अब ये दूर की कौड़ी हो गई। अब केवल राजनीति जो है वो सत्ता पाने के लिए है। अवसरवादिता का गठबंधन अब हो रहा है। अब आइडियोलॉजिकल गठबंधन कम और सत्ता का के लिए गठबंधन ज्यादा होता है। और जिन लोगों का आपने नाम लिया अपने प्रारंभिक उद्बोधन में, चाहे वो आरपीएन सिंह हो, अल्पेश ठाकुर हो, तो देखिए ये जो लोग बीजेपी में अभी गए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेके और इधर की, उसमें भी दो तरह के लोग हैं। एक उस तरह के लोग हैं जो कि पूरी सत्ता को लेकर आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट बदलने में तो थोड़ा उनको महत्व मिला, मंत्री हो गए। ये लोग तो अपने आए हैं, इनके साथ तो कोई आया नहीं। ये देखिए बीजेपी भी इनको जो लाई, तो बीजेपी भी जानती थी कि इनके आने से, आरपीएन सिंह के, अल्पेश ठाकुर के और हार्दिक पटेल के आने से गुजरात में हमारी सेहत पे फर्क पड़े न पड़े, लेकिन कांग्रेस की सेहत पे असर बहुत खराब होगा। क्योंकि पूरा मीडिया ये परसेप्शन चल रहा है लगातार कि आखिर कांग्रेस से लोग क्यों छोड़ रहे हैं, कांग्रेस को इतने बड़े बड़े नेता क्यों छोड़। बीजेपी के लिए वो बड़े नेता नहीं है मीडिया में, लेकिन कांग्रेस के लिए वो बड़े भारी नेता का प्रोजेक्शन हो रहा है। भले वो अपना चुनाव हार गए थे आरपीएन से। तो ये हो रहा है कि ये बीजेपी का जो ये सुनियोजित चाल थी, वो कांग्रेस को डैमेज करने के लिए ज्यादा थी बनस्पत वो अपने स्ट्रेंथन के लिए। उनका ये है कि विरोधी को इतना कमजोर दिखा दो कि उसमें हम हो, जो उनकी स्ट्रेटेजी है, और उसमें वो सफल है। वो विजय साहब, विजय जी, मैं सीधे सीधे आपसे, जो क्योंकि बात विचारधारा की आ गई थी, मैं थोड़ा एक चीज और आपसे क्योंकि पूछ लूं, क्योंकि गिरोह की बात चल रही थी। बैलेंस ऑफ पावर हरदम होता था। कांग्रेस के जमाने से देख रहे थे, कोई नेता बहुत बढ़ रहा है तो एक दूसरे नेता को लगा दिया जाता था कि वो बैलेंस बना रहे। हाल के दिनों में लेकिन एक दूसरे तरह का बैलेंस ऑफ पावर हुआ। जैसे विचारधारा की बात हुई, एक आरएसएस की विचारधारा, एक बैलेंस ऑफ पावर हम लोगों ने बहुत क्रूडली बिहार में देखा। चिराग पासवान को उनके चाचा लोगों से अलग करके नीतीश कुमार के ही पीछे लगा दिया गया, अपने ही मतलब कि इनकी सीटें कम कराओ।
तो ये जो तोड़ फोड़ वाला या नफरत वाला विचारधारा ये भी है, उन्होंने इसको एज ए स्ट्रेटेजी यूज किया। ये कितना लॉन्ग टर्म, कितना है डर से आप कितने दिनों तक राज कर सकते हैं, जब तक आपके पास, क्योंकि विचारधारा से ज्यादा डर भी है आज लोगों को। विजय जी। जी आनंद भाई, बीच में पहले जब मैं बोल रहा था तो हमारा कनेक्शन कट गया था। जी 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 जी, तो उसको कंप्लीट कर लें। जी हाँ जी जी, तो नहीं, मैं उसी बात को कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ा रहा जी हूँ। जी मैंने प्रोफेसर साहब जी की भी बात सुना तो उसी कंटेस्ट में। जी और अभी जो शीतल पी सिंह जी ने कहा ना कि दो ही तरह की विचारधारा, या तो राइट है या लेफ्ट है। लेकिन देखिए, मेरा ये मानना है कि आजादी के बाद ये सही है कि दुनिया में दो तरह की विचारधाराएं हैं, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा का झुकाव जो था वो लेफ्ट की तरफ था। वो मध्यम मार्गी थी, वो पूरी राइटिस्ट तो नहीं थी, उसका झुकाव मध्यम मार्ग की तरफ था। और जो देश के डेवलपमेंट का मॉडल पंडित नेहरू ने जो उस समय अपनाया, जो मिक्स्ड इकोनॉमी का, उसमें कारपोरेट भी था और पब्लिक सेक्टर भी था। तो देखिए, अगर दोनों तरह की विचारधाराएं जो पूरी दुनिया में है, अगर हम दुनिया के और देशों के हिसाब से भारत को उस नजरिए से देखेंगे, तो मुझे लगता है ये कहीं हम भारत के साथ बेईमानी कर रहे हैं। क्योंकि अमेरिका में दो तरह की विचारधाराएं हैं, हर जगह हो सकती हैं, लेकिन जो हमारी भारतवर्ष की जो प्लूरलिटी है और जो जनसंख्या की बुनावट है, जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, तो उसमें अगर हम ये देखेंगे तो मैं मानता हूं कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी का जो यहाँ मॉडल आज़ादी के बाद, उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी जो अपनाया, वो यहाँ के लिए ज़्यादा फायदेमंद हुई। क्योंकि अभी जो शीतल जी ने जो आंकड़ा दिया अभी, कि जब राइटिस्ट विंग का पूरी तरह से पूर्ण बहुमत के साथ वर्चस्व हुआ, तो 35 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। आखिर जो राइटिस्ट विंग का जो, अभी तो ये माना जाएगा ना कि राइट विंग का अटल जी के जमाने में भी सत्ता, लेकिन उस तरह से नहीं था, वो गठबंधन की सरकार थी। पूरी तरह से राइट विंग की सत्ता जो है वो मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद आई। उसका हश्र क्या हुआ देश में। और जो आपने चिराग पासवान वाला एग्जाम्पल दिया आनंद भाई, तो देखिए, वो राइट विंग की वो एक स्ट्रेटजी है कि अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए, उनके चिराग पासवान भी मित्र नहीं है, वो उनके भी नहीं है जैसे नीतीश कुमार नहीं थे। लेकिन मैंने जो शुरू में अपने उसमें पहले वाले उद्बोधन में कहा था कि सामने वाले को कमजोर करते जाइए, तभी अपनी विचारधारा का प्रसार उस ढंग से होता जाएगा। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि वो चिराग पासवान और नीतीश कुमार उनसे उनका बहुत वो है आइडियोलॉजिकल। तो मान लीजिए, चिराग पासवान को तो मैं नहीं मानता, रामविलास पासवान जी तो कितनी बार इधर उधर किए, नीतीश कुमार जी भी किए। लेकिन नीतीश कुमार को एक चीज आप मार कर सकते हैं कि उन्होंने कभी, ठीक है उन्होंने समझौता किया है, लेकिन वो आरएसएस की आइडियोलॉजी पे कभी वो इस तरह से वो नहीं करते थे। वो मतलब उसके फेवर में तो आज तक मुझे उनका कोई स्टेटमेंट नहीं नजर आया है। लेकिन वही अवसरवादी गठबंधन के चलते चाहे उन्होंने जो गठबंधन किया। और तीसरी चीज जो शीतल जी ने राहुल गांधी के बारे में की, कि जो उनकी ये भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, ये कहीं ना कहीं उनको प्रतिष्ठापित करने के लिए, मैं इससे थोड़ा सा देखिए असहमत हूं। इसलिए कि अगर वो अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ के केवल पद यात्रा करें, जैसे आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा में वो कंटिन्यूअस आरएसएस की विचारधारा पे अटैक कर रहे हैं, वो पूरी तरह से कारपोरेटाइजेशन पे अटैक कर रहे हैं। तो अगर उस अपनी विचारधारा को लेके अगर दूसरी विचारधारा पे अटैक करते हुए नहीं आगे बढ़ेंगे, तो उनके व्यक्तित्व में कोई इजाफा नहीं होने वाला है। खाली बिल्कुल ले मैन की तरह भारत जोड़ो यात्रा करें, वो एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तभी उसका प्रभाव होगा। और वो जो बार बार कह रहे हैं कि हम दो हमारे दो, भाई पूरी जनता का पैसा दो आदमियों के हाथ में जा रहा है, ये राइट विंग का ही तो ये पूरा कमाल है। तो उस आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ जब उस पर वो जब चोट कर रहे हैं, तब उसका प्रभाव पड़ रहा है। अदरवाइज फिर उनकी भी वो यात्रा, वो बिना आइडियोलॉजिकल कमिट के मैं कोई भी यात्रा देखिए वो बेमानी होगी। और ये भी सही है कि इस देश में अगर आप अतीत में देखें तो हर यात्राओं का असर कुछ न कुछ पड़ा है। और जिस तरीके से भीड़ आ रही है, लोग आ रहे हैं, हाँ एक चीज जरूर मैं मानता हूं कि इसमें राहुल गांधी का भी रूपांतरण हो रहा है व्यक्तित्व का। क्योंकि देखिए, जब पब्लिक कनेक्ट होगा, आम जनमानस के बीच में जाएंगे, वो लोगों से मिलेंगे। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप देखिए महात्मा गांधी भी जब साउथ अफ्रीका से आए थे और गोखले जी के कहने के बाद जब वो पूरे देश में भ्रमण किए, तो उनका भी उस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ।
तो उसी तरह से राहुल गांधी जो निकले हैं, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, इसमें असहमति हो सकती है किसी की, तो इसमें राहुल गांधी का भी बहुत बड़ा रूपांतरण हो रहा है। तो निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व में इजाफा होगा, और जो भीड़ का रिस्पांस अभी तक उनको मिल रहा है, मुझे नहीं पता कि जब बीजेपी शासित राज्यों में आएंगे तो उसका क्या होगा, क्योंकि वो जानना हम लोगों के लिए वो देखना ज़्यादा दिलचस्प होगा, और सारे पत्रकारों के लिए, एकेडमिशियंस के लिए वो ज़्यादा दिलचस्प होगा जब उनकी यात्रा मध्य प्रदेश और इसमें जब प्रदेश में प्रवेश करेगी, कि उस आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ जब उस आइडियोलॉजिकल जो पार्टी की सरकारें हैं उस पर जब वो अटैक करते हैं, वहाँ के लोगों का रिस्पांस क्या होता है, तब वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो मेरा ये मानना है कि ठीक है, उनके व्यक्तित्व का क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग चीज़ है, लेकिन आप एक चीज़ मान के चलिए कि आज के वर्तमान समय में वो एकमात्र नेता मानता हूं मैं जो कि इतनी दृढ़ता के साथ आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ते हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूं, मैंने पिछली बार भी आनंद भाई आपके किसी शो में ये कहा था कि उन्होंने पिछले चुनाव में रवीश कुमार से इंटरव्यू में कहा था राहुल गांधी ने कि 91 में जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी हमारी ही पार्टी की सरकार ने जो इम्प्लीमेंट की, उस समय वो देश की जरूरत थी, लेकिन अब पूरी तरह से वो चीज अब रिलेवेंट नहीं है। अब हमको उस पूरी आइडियोलॉजी पे अपने को सोचना होगा, और हमको अब पब्लिक सेक्टर में जाके कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो चाहे एजुकेशन में, इस पर हमको पुनर्विचार करना होगा। तो कहीं ना कहीं वो आइडियोलॉजिकल जो कांग्रेस का कमिटमेंट है उसके इर्द गिर्द ही वो बात करते हैं, ऐसा मेरा मानना है।